गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो हमें इंसान बनाती है, जो हमारी हर सांस, हर एहसास, हर फैसले के पीछे का कारण है। ये कोई जादू या कोई आत्मा नहीं है, बल्कि हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद एक अद्भुत अंग है, हमारा दिमाग। ये सिर्फ 3 पाउंड का एक मांस का टुकड़ा है, जो दिखने में जेली जैसा लगता है, लेकिन इसी के भीतर हमारी पूरी दुनिया समाई होती है। हमारे सपने, हमारी यादें, हमारा प्यार और हमारा दर्द, सब कुछ इसी के भीतर रासायनिक और विद्युत संकेतों के रूप में बहता है। और जब ये क्रिया रुकती है तो हम रुक जाते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बिल्कुल असहाय होते हैं। एक घोड़े का बच्चा जन्म के कुछ घंटों बाद ही दौड़ने लगता है, लेकिन हमें चलने में साल लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अधूरा पैदा होता है। ये एक खाली स्लेट की तरह होता है, जो अपने आप को उस दुनिया के हिसाब से ढालने के लिए तैयार होता है जिसमें वो जन्मा है। शुरुआती 2 सालों में एक बच्चे के दिमाग में हर सेकंड लाखों नए कनेक्शन बनते हैं। 2 साल की उम्र तक एक बच्चे के पास 100 खरब से भी ज्यादा कनेक्शन होते हैं, जो एक वयस्क से दोगुना है। लेकिन फिर एक दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है, छंटाई। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही हमारा दिमाग उन कनेक्शनों को काटना शुरू कर देता है जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो रास्ता इस्तेमाल होता है वह मजबूत होता है, जो नहीं होता वो गायब हो जाता है। तो हम जो बनते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे दिमाग में क्या उगता है, बल्कि इसलिए भी है कि क्या हटा दिया जाता है। जापान में पला बच्चा और ला की आवाज़ में फ़र्क करना भूल जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया में उस फ़र्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सच में वैसे बन जाते हैं जैसी दुनिया हमारे आसपास होती है। लेकिन ये छंटाई सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। रोमानिया के उन अनाथालयों के बच्चों को देखिए, जहां उन्हें सिर्फ खाना और कपड़ा मिलता था, लेकिन प्यार और स्पर्श नहीं। उनके दिमाग में वो खास कनेक्शन जो इंसानी रिश्तों को समझने के लिए जरूरी होते हैं, बन ही नहीं पाए। उनका आईक्यू सामान्य से बहुत कम था और उनके दिमाग में बहुत कम सक्रियता थी। ये एक चेतावनी है कि हमारे दिमाग को पनपने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और पानी ही नहीं, बल्कि दूसरे इंसानों की भी जरूरत होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये बदलाव रुकता नहीं। किशोरावस्था में दिमाग फिर से एक बड़े बदलाव से गुजरता है। एक प्रयोग में जब किशोरों और वयस्कों को एक दुकान की खिड़की में बैठाकर लोगों द्वारा देखे जाने के लिए रखा गया, तो किशोरों में बेचैनी और तनाव वयस्कों से कहीं ज्यादा थी। इसकी वजह है दिमाग का वह हिस्सा जो स्वयं के बारे में सोचता है। किशोरों में यह हिस्सा इतना सक्रिय होता है कि हर नज़र उन्हें चुभती है। साथ ही उनके दिमाग का वह हिस्सा जो इनाम और खुशी से जुड़ा है, बहुत सक्रिय होता है। लेकिन जो हिस्सा आगे सोचकर फैसले लेता है, वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। यही वजह है कि वे जोखिम उठाते हैं, दोस्तों के दबाव में आते हैं और उनके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों की कहानी बताती है कि ये बदलाव सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। द नॉलेज नाम की एक अविश्वसनीय परीक्षा पास करने के लिए उन्हें शहर के हर रास्ते को याद करना होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रशिक्षण के बाद उनके दिमाग का वह हिस्सा जो जगह की याददाश्त के लिए जिम्मेदार है, शारीरिक रूप से बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि आइंस्टीन के दिमाग में भी बाएं हाथ की उंगलियों से जुड़ा हिस्सा असामान्य रूप से बड़ा था, क्योंकि वह शौकिया वायलिन वादक थे। हम जो कुछ भी करते हैं, हर फिल्म जो देखते हैं, हर बातचीत जो करते हैं, वो हमारे दिमाग की भौतिक संरचना में अपनी छाप छोड़ जाती है। और जब ये संरचना बीमारी या चोट से बदलती है, तो हम भी बदल जाते हैं। चार्ल्स विटमैन ने 1966 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से गोलियां चलाकर 13 लोगों की जान ले ली। मरने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी कि उसे लगता है उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके दिमाग के अमिगडाला नामक हिस्से पर, जो डर और गुस्से को कंट्रोल करता है, एक छोटी सी गांठ थी जो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व उसके दिमाग में हुए इस छोटे से बदलाव के साथ बदल गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी यादों से बने हैं। ये वह धागा है जो हमारे अलग अलग रूपों को जोड़ता है। लेकिन क्या सच में? कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के अलग अलग उम्र के अपने रूपों से मिलते हैं, 6 साल वाला, 15 साल वाला, 30 साल वाला। क्या वे सब एक ही कहानी सुना पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। ये दिमाग की एक नाजुक अवस्था है जिसे हर बार दोबारा बनाना पड़ता है। एक जन्मदिन की पार्टी की याद को लीजिए। केक का स्वाद, दोस्तों की बातें, गाने का बजना, ये सब मिलकर न्यूरॉन्स का एक जाल बनाते हैं। महीनों बाद केक का वैसा ही टुकड़ा खाने से वह जाल फिर से जगमगा उठता है। लेकिन क्या वो पूरी याद है? नहीं। उस रेस्तरां में और कौन लोग थे? दीवार पर क्या था? शायद याद नहीं, क्योंकि हर न्यूरॉन कई यादों में हिस्सा लेता है। याददाश्त का दुश्मन समय नहीं, बल्कि दूसरी यादें हैं। एलिजाबेथ लॉफ्ट्स के प्रयोग बताते हैं कि यह और भी गहरा है। उन्होंने लोगों को कार दुर्घटना की फिल्म दिखाई, फिर उनसे पूछा, जब गाड़ियां टकराईं तो उनकी स्पीड क्या थी? और दूसरे से पूछा, जब गाड़ियां पटकीं तो स्पीड क्या थी?
सिर्फ एक शब्द के बदलाव से लोगों ने स्पीड का अंदाजा अलग अलग बताया, यहाँ तक कि वह लोगों के अंदर पूरी तरह झूठी यादें भी डाल पाई, जैसे कि बचपन में शॉपिंग मॉल में खो जाना। यहाँ तक कि खुद लॉफ्स को भी एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने ही अपनी माँ का शव पानी से निकाला था। उन्होंने उस घटना को अपने दिमाग में देखना शुरू कर दिया, जब तक कि रिश्तेदार ने वापस फोन करके नहीं कहा कि वो गलत था, ये काम किसी और ने किया था। हम अपनी कहानियां खुद लिखते हैं और फिर उन पर यकीन कर लेते हैं। बुढ़ापे में भी दिमाग बदलता है। ननों पर हुए एक अध्ययन में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कई ननों के दिमाग में अल्जाइमर के सभी लक्षण थे, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास एक संज्ञानात्मक आरक्षित निधि थी। जीवन भर पढ़ना, सीखना, सामाजिक रहना, नए काम करना, इसने उनके दिमाग में इतने वैकल्पिक रास्ते बना दिए थे कि जब एक रास्ता बंद हुआ तो दिमाग ने दूसरा रास्ता अपना लिया। ये एक औजारों के बक्से की तरह है। अगर रिंच नहीं है तो प्लायर से काम चला लो। तो हम कौन हैं? हम अपने अनुभवों की छाप हैं जो लगातार बदल रही है। हर पल हमारे न्यूरॉन्स की जटिल लय ही हमारी चेतना है। जैसे स्टेडियम में हजारों बातचीत का शोर होश में होना है और वही भीड़ एक सुर में लहर बनाती है, तो वह नींद है। जब वह लय थमती है तो हम थम जाते हैं। लेकिन ये जो हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, क्या यही असली दुनिया है? शायद नहीं। यह सब एक भव्य नाटक है जो हमारे दिमाग ने हमारे लिए रचा है। अगर आप वास्तविकता को उसके असली रूप में देख पाते तो आप चौंक जाते। उस दुनिया में कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, सिर्फ ऊर्जा और पदार्थ है। लाखों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को, इस ऊर्जा को एक समृद्ध संवेदी अनुभव में बदलने का जादू सिखाया है। ये समझने के लिए जरा माइक मे के बारे में सोचिए। वे 3.5 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। 40 साल बाद एक सर्जरी ने उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी, लेकिन जब पट्टी खोली गई तो उन्होंने दुनिया नहीं देखी। उनके दिमाग पर रोशनी की बौछार हो रही थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अंदर से वो डरे हुए थे, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे थे कि कौन सा बच्चा कौन है। उनका दिमाग 40 साल से देखना भूल चुका था। उसके दृश्य क्षेत्र पर सुनने और छूने की इंद्रियों ने कब्जा कर लिया था। देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है, ये तो पूरे शरीर और दिमाग का अनुभव है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में 2 बिल्ली के बच्चों को एक खंभे में बांधकर घुमाया गया। एक खुद चल रहा था, दूसरा एक टोकरी में बैठा था। दोनों को एक जैसा दृश्य देखने को मिला, लेकिन जो खुद चल रहा था उसका दिमाग सामान्य रूप से विकसित हुआ, और जो टोकरी में था वह कभी सही से देखना नहीं सीख पाया। देखने के लिए हमें अपनी हरकतों के नतीजे देखने होंगे। जब बच्चे पलंग की सलाखों से टकराते हैं या अपने पैर की उंगलियां चूसते हैं, तो वे सिर्फ खेल नहीं रहे, वे अपनी आंखों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रिज्म चश्मा पहनकर देखिए, जो दुनिया को उल्टा दिखाता है। पहले क्षणों में आपको उल्टी आने लगेगी, आप कांच का गिलास नहीं उठा पाएंगे, दीवार से टकरा जाएंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद आपका दिमाग उस उल्टी दुनिया को सीख जाएगा। फिर चश्मा उतारने पर आपको सीधी दुनिया अजीब लगेगी। दिमाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कैसे आ रहा है, उसे बस डेटा चाहिए। वह सीखता है, ढल जाता है, और यह सब एक साथ हो, इसके लिए दिमाग एक अद्भुत संपादक है। आवाज रोशनी से धीमी होती है, और पैर की उंगलियों से आने वाला संकेत नाक से आने वाले संकेत से धीमा होता है। लेकिन जब आप ताली बजाते हैं तो सब एक साथ होता हुआ महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग सबसे धीमे संकेत का इंतजार करता है और फिर एक सिंक्रोनाइज्ड कहानी पेश करता है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा अतीत में जी रहे हैं। जिस पल को हम अभी समझते हैं वो बीत चुका होता है। अगर सारे संकेत हटा दिए जाएं तो क्या नाटक रुक जाता है? अल्काट्राज की जेल के अंधेरे कोठरी द होल में कैदी रॉबर्ट ल्यूक ने बताया कि वहां बिना रोशनी और आवाज के भी उसका दिमाग दुनिया बनाता रहता था। वह पतंग उड़ाते हुए खुद को देखता था और वह बिल्कुल असली लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में एक आंतरिक मॉडल होता है। हम जो देखते हैं वह 80% हमारी उम्मीदों से बनता है और 20% आंखों से आने वाली जानकारी से। अंधेरे में जब बाहरी जानकारी बंद हो जाती है तो आंतरिक मॉडल आजाद होकर अपनी दुनिया रचता है। यही वजह है कि हर रात सपने में हम पूरी दुनिया देखते हैं जो उतनी ही असली लगती है जितनी जागते हुए की यह दुनिया। हम सोचते हैं कि रंग बाहर है, लेकिन बाहर तो सिर्फ तरंगे हैं। जब ये तरंगे हमारी आंखों से टकराती हैं तो दिमाग उन्हें रंग में बदल देता है, और वह तरंगों का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। बाकी सब रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, एक्सरे, वाईफाई, ये सब हमारे अंदर से बह रहा है, लेकिन हमें इसका कोई एहसास नहीं। हम वास्तविकता के एक बहुत छोटे से टुकड़े में कैद हैं। एक चमगादड़ के लिए असली दुनिया उसकी गूंज है, एक मछली के लिए बिजली के क्षेत्र में होने वाले बदलाव। हर प्राणी अपनी अपनी वास्तविकता में जीता है। और क्या हम सब एक ही वास्तविकता देखते हैं? है ना, बोसली के लिए अक्षरों के अपने रंग हैं। जे का रंग बैगनी है, टी का लाल। ये कोई कविता नहीं, ये उनकी सच्चाई है। ये सिनेस्थेसिया है, जहां दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। एलन सैक्स, जो सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं, ने महसूस किया कि घर उनसे बातें कर रहे थे।
उनके दिमाग में विस्फोट हो रहे थे। उनके लिए वह पल उतने ही असली थे जितने यह पल हमारे लिए। हम सब अपने अपने दिमाग द्वारा रची गई कहानी पर यकीन करते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम वास्तविकता को नहीं समझते तो क्या हम खुद अपने फैसलों के मालिक हैं? जब मैं कॉफी का कप उठाता हूँ तो ये एक साधारण सी क्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे मेरे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स का एक तूफान चल रहा होता है। मेरी आंखें कप को ढूंढती हैं, मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स संकेत भेजता है, मेरा मोटर कॉर्टेक्स मांसपेशियों को सिकोड़ता है और मेरी नसें कप के वजन और तापमान की जानकारी वापस भेजती हैं। और इन सब के बीच मैं बेखबर होकर आपसे बातें कर रहा होता हूँ। यान वाटरमैन नाम के शख्स के लिए यह आसान नहीं है। एक बीमारी ने उनकी स्पर्श और अपने अंगों की स्थिति बताने वाली नसों को नष्ट कर दिया। वह चल सकते हैं, लेकिन उनके हर कदम के पीछे उनकी पूरी चेतना लगी होती है। उन्हें हर पल सोचना पड़ता है कि पैर कैसे उठाना है, कहाँ रखना है। एक पल का ध्यान हटा और वह गिर जाएंगे। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम जिन कामों को बिना सोचे कर लेते हैं वह कितने जटिल हैं। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, जैसे कप स्टैकिंग, तो शुरू में हमारा दिमाग बहुत मेहनत करता है, बीटा तरंगें तेज होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वो कौशल दिमाग के तारों में बैठ जाता है। ऑस्टिन नाबर, जो 10 साल के हैं और इस खेल के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं, उनके दिमाग में इस दौरान शांति की अल्फा तरंगें दौड़ती हैं जबकि मैं हाफ रहा था। यही प्रोसीजरल मेमोरी है। यही वजह है कि हम बिना सोचे गाड़ी चला सकते हैं या कोई संगीत वाद्य बजा सकते हैं। ये आज़ादी हमें जटिल काम करने की शक्ति देती है। लेकिन ये चेतना जो इतना कुछ हमारे बिना पूछे कर देती है, इसकी ज़रूरत क्यों है? मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा था कि हमारा दिमाग एक हिमखंड की तरह है, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा चेतना है और बाकी सब गहरे अंधेरे में छिपा है। प्रयोग बताते हैं कि हमारे फैसले अक्सर इसी छिपे हुए हिस्से से चलते हैं। अगर आप गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप अपने परिवार के बारे में बेहतर राय रखेंगे, और ठंडी कॉफ़ी पीने पर उतनी अच्छी नहीं। अगर आप सख्त कुर्सी पर बैठे हैं तो आप व्यापार में सख्त मोल भाव करेंगे, और नरम कुर्सी पर नरम। महिलाओं की तस्वीरों में जिनकी पुतलियां फैली हुई थीं, उन्हें पुरुषों ने ज्यादा आकर्षक पाया, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि पुतलियों का फैलना उत्तेजना का संकेत है। उनका दिमाग जानता था। चेतना की भूमिका शायद तब आती है जब कुछ अप्रत्याशित होता है। जब सड़क पर कोई विशाल मधुमक्खी के वेश में घूम रहा हो तो हम ऑटो पायलट से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। या जब दिमाग के अंदर अलग अलग गुटों में टकराव हो, जैसे कि आइसक्रीम खाने की इच्छा और सेहत का ख्याल, चेतना उस बहस की अध्यक्ष करती है, दीर्घकालिक लक्ष्यों को सामने रखती है। ये एक बड़े निगम का सीईओ है जो हजारों विभागों के बीच तालमेल बिठाता है। केन पार्क्स नाम के एक व्यक्ति ने सोते सोते 23 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने ससुराल वालों की हत्या कर दी। उसे कुछ याद नहीं था। नींद में चलने की बीमारी के कारण उसका दिमाग पूरी तरह से ऑटो पायलट पर काम कर रहा था। चेतना पूरी तरह गायब थी। अदालत ने उसे बरी कर दिया। तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? जब हम सड़क के दो रास्तों में से एक चुनते हैं तो ये फैसला हमारे दिमाग के उन अरबों न्यूरॉन से निकलता है जो पिछले पलों, दिनों और सालों की गतिविधियों से प्रभावित है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लोगों के दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स को चुंबकीय तरंगों से उत्तेजित किया, जिससे उनके हाथ हिलने लगे। लेकिन लोगों ने यह महसूस किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से हाथ हिलाया है। उनका दिमाग पल भर में एक कहानी बना लेता है कि वह नियंत्रण में है। शायद आज़ादी एक एहसास है, हकीकत नहीं। लेकिन दिमाग की इतनी जटिलता है कि हमारा अगला कदम कभी पूर्वानुमेय नहीं होगा। ये पिंग पोंग गेंदों के उस टैंक की तरह है जहां एक गेंद गिरते ही हजारों गेंदें टकराने लगती हैं और सब कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। हम कैसे फैसले करते हैं? ये दिमाग के अंदर अलग अलग गुटों के बीच चुनाव की तरह है। सर्जरी के दौरान एक मरीज के दिमाग की गतिविधि सुनिए। पॉप पॉप पॉप। हर पॉप एक न्यूरॉन का संदेश है। जब मरीज एक तस्वीर देखता है जो कभी जवान औरत दिखती है, कभी बूढ़ी, तो इन पॉप की लय बदल जाती है। यह है फैसला लेने की आवाज। जब हम दो योगर्ट फ्लेवर के बीच चुनाव कर रहे होते हैं तो दिमाग में दो अलग अलग गुट सक्रिय होते हैं, एक पुदीने का समर्थक, एक नींबू का। वे एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। जो जीतता है हम वही करते हैं। यही वजह है कि हम खुद से बहस कर सकते हैं, खुद को कोस सकते हैं, क्योंकि हम एक नहीं अनेक हैं। ट्रॉली दुविधा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब एक ट्रेन 4 लोगों की ओर बढ़ रही हो और हमें एक लीवर खींचकर उसे दूसरे ट्रैक पर डालना हो जहां एक आदमी है, तो हम ऐसा कर देते हैं। ये तर्क का फैसला है, एक की जगह 4 को बचाना बेहतर। लेकिन जब वही ट्रेन 4 लोगों की ओर बढ़ रही हो और हमें अपने बगल वाले एक मोटे आदमी को पटरी पर धक्का देना हो ताकि उसके शरीर से ट्रेन रुक जाए, तो हम ऐसा नहीं करते। अब हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा भी बहस में शामिल हो जाता है। तर्क कहता है एक की जान 4 से कम है, लेकिन भावना कहती है किसी को मौत के घाट उतारना गलत है। हमारा फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा गुट जीतता है। टाइमी मायर्स के साथ एक दुर्घटना हुई जिससे उनके दिमाग का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जो शरीर से आने वाले संकेतों को पढ़ता है। वह हर फैसले के पक्ष और विपक्ष में तर्क तो दे सकती है, लेकिन फैसला नहीं ले पाती।
कौन सा सूप खरीदना है, उसके लिए कैलोरी, कीमत, स्वाद सब बराबर है, क्योंकि उसका शरीर उसे यह नहीं बता रहा कि कौन सा सूप अच्छा लगेगा। हमारे फैसले अक्सर इन्हीं शारीरिक संकेतों पर टिके होते हैं। ये पसीना, ये दिल की धड़कन, ये पेट में मरोड़, ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या करना चाहिए। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर फैसले लेते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि पार्क जाऊँ, ग्रांट लिखूँ या किराने का सामान लाऊं, तो मैं अपने दिमाग में हर एक विकल्प को जीता हूँ। पार्क जाने की कल्पना मुझे खुशी देती है, ग्रांट लिखने से करियर में आगे बढ़ने का एहसास होता है, और किराने का सामान लाने से राहत। मैं इन भविष्यों को आजमाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा मुझे ज़्यादा इनाम दे रहा है। दिमाग में डोपामाइन नाम का एक रसायन हर बार ये रेटिंग अपडेट करता है। अगर मैं पार्क गया और वहाँ झूले टूटे मिले, तो अगली बार उस विकल्प की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अभी की ताकत। हम आज जो पा सकते हैं उसे कल मिलने वाले बड़े इनाम से ज़्यादा महत्व देते हैं। यही वजह है कि 2008 में अमेरिका में सब प्राइम लोन का बुलबुला फूटा। लोगों ने आज का सुंदर घर ले लिया और कल के ऊंचे ब्याज के बारे में नहीं सोचा। इसी अभी की ताकत की वजह से हम जंक फूड खाते हैं, धूम्रपान करते हैं और गलत रिश्तों में फंसते हैं। इससे बचने का एक तरीका है यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट। यूनानी नायक यूलिसिस को पता था कि सायरन के गीत सुनकर वो अपना जहाज चट्टानों से टकरा देगा, इसलिए उसने अपने नाविकों से कहा कि वे उसे मस्तूल से बांध दें। जब वह सायरन को सुनकर छूटने के लिए मचले, तो उसके आदमियों ने उसे और कस दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। जिम जाने के लिए किसी दोस्त से मिलने का वादा करना, घर से सब शराब हटा देना, या खुद को रोकने के लिए ऐसी सज़ा तय करना जो बहुत भारी हो। ये हमारे अभी वाले स्वयं को हमारे कल वाले स्वयं से बचाने का तरीका है। हमारे फैसले हमेशा एक जैसे नहीं होते। जज भी जब भूखे होते हैं तो कैदियों को पैरोल देने से इनकार कर देते हैं। खाने के ब्रेक के ठीक बाद पैरोल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फैसले लेने की हमारी ऊर्जा सीमित है, जैसे एक टंकी में पेट्रोल। एक मुश्किल फैसले के बाद हमारे पास अगले के लिए कम ऊर्जा बचती है। यही वजह है कि दिन भर की मेहनत के बाद हम बड़ा खाना खा लेते हैं या टीवी देखते रह जाते हैं। हम तर्क के देवता नहीं, सिर्फ इंसान हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाए? हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है उसका दूसरों से जुड़ना। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दो त्रिकोण और एक गोले को देखकर भी एक प्रेम कहानी गढ़ लेते हैं। हम निर्जीव चीजों में भी इरादे ढूंढ लेते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, वो उस भालू को पसंद करते हैं जो बत्तख की मदद करता है, न कि उसे जो उसे रोकता है। यह हमारे अंदर जन्मजात है। जॉन रॉबिन्सन, जिन्हें ऑटिज्म था, वो लोगों के चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाते थे। एक प्रयोग के दौरान उनके दिमाग के एक हिस्से को चुंबकीय तरंगों से उत्तेजित किया गया। अचानक उन्हें एक नई दुनिया दिखने लगी। वह समझने लगे कि लोग कब उन्हें पसंद कर रहे हैं, कब नाराज हैं। उनके लिए यह अंधेरे से रोशनी में आने जैसा था। हम दूसरों को समझने के लिए उनकी नकल करते हैं। जब आप किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां भी हल्की सी हिलती हैं। यह मिररिंग है। यही वजह है कि लंबी शादीशुदा जिंदगी के बाद पति पत्नी एक जैसे दिखने लगते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन से जिनके चेहरे की मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं, वे दूसरों के चेहरे के भाव पढ़ने में उतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि उनका दिमाग उन भावों को पहन नहीं पाता। ये सहानुभूति ही है जो हमें फिल्मों में रुलाती है। जब आप किसी को दर्द में देखते हैं तो आपके दिमाग का दर्द वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। आप सच में उसका दर्द महसूस करते हैं। लेकिन ये सहानुभूति हमेशा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। एक प्रयोग में जब लोगों को अपने समूह इन ग्रुप के किसी व्यक्ति को दर्द में देखा तो उनके दिमाग में जोरदार प्रतिक्रिया हुई। लेकिन जब वही दर्द किसी दूसरे समूह आउट ग्रुप के व्यक्ति को हो रहा था तो प्रतिक्रिया कम थी। बस एक लेबल बदल देना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया बदल गई। यहीं से अमानवीयकरण शुरू होता है। जब हम किसी बेघर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिमाग का सामाजिक हिस्सा कम सक्रिय होता है, मानो हम किसी वस्तु को देख रहे हों। यही वह मानसिकता है जो नरसंहारों की नींव रखती है। नाजियों ने यहूदियों को चूहों की तरह दिखाया। रवांडा में हुतुओं ने तुत्सियों को तिलचट्टे कहा। युगोस्लाविया में सर्बों ने मुसलमानों को राक्षस बताया। प्रोपेगेंडा हमारे दिमाग के उस हिस्से को सुन्न कर देता है जो दूसरे इंसान के दर्द को समझता है। सारा शॉर्ड ने ईरान की जेल में 410 दिन एकांत में बिताए। उसने बताया कि कैसे इंसानी संपर्क के बिना उसका दिमाग पौधे की तरह सुस्त हो गया। उसे धूल के कण ही दूसरे इंसान लगने लगे। ये दर्शाता है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। यहाँ तक कि एक साधारण खेल से बाहर किए जाने पर भी हमारे दिमाग का दर्द वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। सामाजिक अस्वीकृति सच में चोट पहुंचाती है। हमारा भविष्य क्या है? हमारा दिमाग इतना लचीला है कि वह खुद को बदल सकता है। कैमरून मॉट नाम की एक बच्ची का आधा दिमाग निकाल दिया गया। आज वह सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाती है, खेलती है। बचा हुआ आधा दिमाग पूरे काम को संभाल लेता है। हम अब अपने दिमाग में नए उपकरण जोड़ सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट बहरों को सुनने देता है, रेटिनल इम्प्लांट अंधों को देखने। ये उपकरण दिमाग को एक नई भाषा सिखाते हैं और दिमाग सीख जाता है। क्या हम नई इंद्रियां जोड़ सकते हैं? कछुओं के पास चुंबकीय क्षेत्र को समझने की क्षमता है,
सांपों के पास गर्मी देखने की। हमारी प्रयोगशाला में एक बनियान बनाई गई है, वेस्ट, जो आवाज को कंपन में बदलकर बहरों को सुनने में मदद करती है। कल्पना कीजिए, यही बनियान मौसम के आंकड़ों को कंपन में बदलकर हमें बता सकती है कि कल बारिश होगी, या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को महसूस करा सकती है। दिमाग इस नई जानकारी को सीख लेगा। जैन श्योरमैन लकवाग्रस्त हैं। उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए गए, जो उनके विचारों को पढ़कर एक रोबोटिक भुजा को चलाते हैं। वह बस सोचती है और भुजा हिल जाती है। भविष्य में हम अपने विचारों से न केवल रोबोटिक अंग, बल्कि क्रेन, हवाई जहाज या चांद पर मौजूद मशीनों को भी चला सकते हैं। हमारा शरीर अब सीमा नहीं रहेगा, लेकिन मृत्यु तो आएगी। क्या हम उसे भी मात दे सकते हैं? अल्कोर फाउंडेशन में लाशों को जमाकर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य का विज्ञान उन्हें दोबारा जीवित कर देगा। दूसरा तरीका है दिमाग की हर एक कड़ी को मैप करके उसे कंप्यूटर में उतार देना। ये कनेक्टोम इतना बड़ा है कि इसे स्टोर करने के लिए पूरी दुनिया के डिजिटल डेटा के बराबर जगह चाहिए। लेकिन क्या वो कंप्यूटर में बैठा हम सच में हम होंगे? क्या चेतना को सिर्फ गणना से पैदा किया जा सकता है? लाइबनिट्ज ने सदियों पहले कहा था कि अगर आप दिमाग को चक्की के आकार का बना लें और उसके अंदर घूमें, तो आपको सिर्फ पुर्जे दिखेंगे, कोई सोच नहीं। चींटियों का एक बिरादरी देखिए। एक चींटी बहुत साधारण होती है, बस अपने स्थानीय नियमों का पालन करती है। लेकिन लाखों चींटियां मिलकर एक ऐसा सुपर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं जो खेती करती है, सुरंगें बनाती है और मरे हुए साथियों को दूर ले जाकर फेंकती है। यह इमरजेंस है, साधारण हिस्सों के मेल से कुछ असाधारण पैदा होना। शायद हमारी चेतना भी ऐसी है, अरबों न्यूरॉन्स के मेल से पैदा हुआ एक चमत्कार। तो हम कौन हैं? हम अपने अतीत की छाप हैं। हम अपने दिमाग द्वारा रची गई कहानी है। हम अपने अंदर चल रहे अंतहीन चुनावों का परिणाम है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम अपने विकास की बागडोर खुद उठा सकते हैं। नई इंद्रियां, नए शरीर, शायद एक नया अमर अस्तित्व। हम कौन बनेंगे, ये अब हम पर निर्भर करता है। हमारी ये यात्रा अभी शुरू हुई है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।